Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will continue the remaining part of vector-borne diseases, arboviral, viral and surface infection. Okay, so let's start our discussion with the Japanese encephalitis. इसका causative organism है जो जापानीज इनकेफ्लाइटिस वायरस है वो है जो कि ग्रुप बी एंड अर्वो वायरस को बिलोंग करती है एंड मेन वेक्टर ऑफ जापानीज इनकेफ्लाइटिस इन इंडिया इज क्यूलेक्स. ओके, एंड इसकी स्पीसीज जो है वो है ट्राइटेनियो रिंकस. ओके, तो ये ट्राइटेनियो रिंकस जो है ना ये इसकी वेक्टर है एंड पिग्स एक्ट एज एन एम्पलीफायर होस्ट. पिग्स जो होता है ना वो एम्पलीफायर होस्ट की तरह काम करता है. मीन्स जो इसके बॉडी में ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करके बढ़ता जाता है. ओके, बट रियल में ये जापानीज इनकेफ्लाइटिस अर्डाइट्स डिजीज़ है. ओके, तो ये एक्चुअल जो होस्ट है इसका जापानीज इनकेफ्लाइटिस का दैट इज अर्डाइट्स बर्ड्स. ओके, ये वाटर बर्ड्स होते हैं लाइक डक, फॉल्स एंड हीरोन्स की तरह. तो इफ़ ये वाटर बर्ड्स की डिजीज़ है तो फिर मैन का जापानीज इनकेफ्लाइटिस में क्या रोल है? सी, मैन इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल होस्ट इन जापानीज इनकेफ्लाइटिस. सी, जापानीज इनकेफ्लाइटिस में कैटल एंड हॉर्सेज एक्ट्स एज एन मॉस्किटो अट्रैक्टेंट्स. तो इस डिजीज़ को स्प्रेड होने में ये सब का रोल होता है. आपको कैटल, हॉर्सेज, मैन, पिग सारे का रोल होता है. तो इंडिया में उस प्लेसेस पर जापानीज इनकेफ्लाइटिस ज़्यादा होती है जहाँ पे पानी पूरे साल होता है. सो ये राइस पेडी फील्ड जो होते हैं ना जहाँ पे चावल उगता है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे. एंड आपको पता है कि राइस इंडिया में, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में उगाया जाता है. तो 70% ऑफ द इंडिया में जापानीज इनकेफ्लाइटिस पाया जाता है. सो इसकी जो वैक्सीन है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड होती है. सी, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द जापानीज इनकेफ्लाइटिस इज 5 to 15 days एंड केस फर्टिलिटी रेट इज 30%. ओके, तो 1 to 15 ईयर ऑफ एज में मैक्सिमम जापानीज इनकेफ्लाइटिस के केसेस मिलते हैं. ओके, बिलो 1 ईयर जो इन्फेंट होते हैं ना, तो इन्फेंट किसको बोलते हैं हम? 1 ईयर ऑफ द एज तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं. तो उनमें जापानीज इनकेफ्लाइटिस नहीं होता है. एंड 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर भी जापानीज इनकेफ्लाइटिस के केसेस नहीं देखने को मिलते हैं. तो इट अफेक्ट चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर बट नॉट अफेक्ट द इन्फेंट्स. ओके, नाउ क्लियर. सी, वैक्सीन ऑफ जापानीज इनकेफ्लाइटिस इज ऑफ 2 types, लाइव एंड किल्ड. तो पहले इंडियन प्रोग्राम में किल्ड वैक्सीन होते थे तो उसके 2 स्ट्रेन होते थे. एक तो होता था नकायामा एंड दूसरा बीजिंग P3 होता था. बट अब हम लाइव वैक्सीन यूज़ करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एंड इसका जो स्ट्रेन है वो है SA1414-2. सो इसको, ये एक लाइव फिलाइज फ्री ड्राइड वैक्सीन है तो इसको डाइल्यूट करके हम देते हैं. सो इसको डाइल्यूट करने के लिए जो हम डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फॉस्फेट बफर सलाइन. नाउ सी द नेक्स्ट अर्बोवायरल डिजीज है जिसको हम मंकी डिजीज भी कहते हैं एंड ये है आपको काइजर-नूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD शॉर्ट में बोलते हैं इसको. मंकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है. सी, इट्स कॉजेटिव एजेंट इज ग्रुप बी टोगा वायरस. रैट एंड स्क्वेरल्स आर रिजर्वायर ऑफ KFD एंड इसमें मंकी को एम्पलीफायर होस्ट माना जाता है. यहाँ पर मैन जो होता है ना वो एक एक्सीडेंटल होस्ट होता है. इंडिया में इसका वेक्टर होता है हार्टिक हीमोफाइसालिस. ओके, बट आउटसाइड इंडिया अगर देखें आप, इंडिया से बाहर, तो इसका मेन वेक्टर जो होता है वो होता है सॉफ्टिक. इस डिजीज़ की इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 days की होती है. इट्स वैक्सीन इज अ किल्ड वैक्सीन. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिजीज दैट इज प्लेग. इसकी भी एपिडेमियोलॉजी डिटेल में एग्जाम में पूछी जाती है. कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज यर्सीनिया पेस्टिस. रिजर्वायर ऑफ द डिजीज इज द विल्ड रोडेंट होता है इसका रिजर्वायर, जो टेट्रा इंडिका के नाम से जानते हैं इसको. एंड ये रैट फ्ली से ट्रांसमिट होती है. इसकी बायोलॉजिकल नेम जो है ना ये जिनोप्सिला होता है. जिनोप्सिला काइफोसिस के नाम से इसको जानते हैं जो कि प्लेग ट्रांसमिशन करती है. ओके, सी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लेग इज इन्फेक्टेड रैट. तो इफ़ हम ब्यूबोनिक या सेप्टिसेमिक प्लेग को देखते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्लेग इज इन्फेक्टेड रैट. बट अगर हम न्यूमोनिक या फिर रेस्पिरेटरी प्लेग की बात करें तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो आपको इन्फेक्टेड मैंस जो होते हैं वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं. सो मैन आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लेग इन
न्यूमोनिक एंड रेस्पिरेटरी प्लेग। ओके, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी यही होते हैं, रैट फ्ली या फिर एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है प्लेग। एंड ये प्लेग जो है ना, ये 3 टाइप्स की होती है, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। ओके, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन होती है दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज, एंड न्यूमोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 डेज, वेरस सेप्टिसेमिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 डेज होता है। इफ़ हम ड्रग ट्रीटमेंट देखें तो केसेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है स्ट्रिप्टोमाइसिन, एंड फॉर द कीमोप्रोफाइलैक्सिस वी प्रीफर टेट्रासाइक्लिन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट डिजीज दैट इज रिकेट्सियल डिजीज। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइफस ग्रुप्स। टाइफस ग्रुप के 3 टाइप होते हैं रिकेट्सियल डिजीज में। फर्स्ट वन इज इपिडेमिक टाइफस, सेकेंड एंडेमिक टाइफस एंड स्क्रब टाइफस। ओके, तो ये 3 टाइप हो गए आपको टाइफस ग्रुप में। इसी तरह से 3 टाइप के स्पॉटेड फीवर भी होते हैं। तो स्पॉटेड फीवर जो है ना रिकेट्सियल डिजीज में, वो होते हैं आपको इंडियन टिक टाइफस, RMSF रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड रिकेट्सियल फॉक्स। ओके, और 2 ग्रुप होती है जो कि रिकेट्सियल डिजीज होती है। तो अदर ग्रुप में ये होते हैं आपको क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर। ओके, तो कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करें, कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर, रिजर्वायर, तो इन सारे से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एपिडेमिक टाइफस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है दैट इज रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकाई। एंडेमिक टाइफस का कॉजेटिव एजेंट होता है रिकेट्सिया टाइफी, एंड स्क्रब टाइफस का कॉजेटिव एजेंट होता है रिकेट्सिया सुशुगामुशी। ओके, तो इंडियन टिक टाइफस का पॉजिटिव एजेंट जो है ये होता है आपको रिकेट्सिया कॉनोरी, एंड RMSF जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है रिकेट्सिया रिकेट्साई, और रिकेट्सियल फॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है रिकेट्सिया एकारी। ओके, तो ये सारे लिस्ट थोड़े से तो मुश्किल है याद रखना, बट आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए। क्यू फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है कॉक्सिएला, एंड ट्रेंच फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है आपको बार्टोनेला। सो बार्टोनेला क्विंटाना भी इसको बोलते हैं। सो नाउ सी द एपिडेमिक टाइफस का जो वेक्टर होता है वो होता है आपको लाउस, एंड एंडेमिक टाइफस का फ्ली होता है, स्क्रब टाइफस का थ्रोम्बोक्यूलिड माइट्स होते हैं, आप जनरली माइट्स भी बोल सकते हो। इंडियन टिक टाइफस जो है इसका वेक्टर जो होता है ये टिक होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का भी टिक ही होता है, और रिकेट्सियल पॉक्स का माइट होता है। ओके, ट्रेंच फीवर का होता है लाउस, और फिर क्यू फीवर का कोई वेक्टर नहीं होता है। सो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें कि ओनली रिकेट्सियल डिजीज विदाउट वेक्टर इज द क्यू फीवर। ओके, सो ओनली इन सम एनिमल केसेस सॉफ्ट टिक हैज बीन फाउंड। जनरली जो क्यू फीवर होते हैं ना उसका कोई भी आपको वेक्टर नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही एनिमल्स हैं जिनमें आपको सॉफ्ट टिक देखने को मिले हैं। तो इफ़ इस डिजीज़ का कोई वेक्टर नहीं होता तो क्यू फीवर का ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन होता कैसे आके? तो ये होता है रेस्पिरेटरी एरोजोल रूट से। ओके, कभी कभी ये फूड से भी हो सकता है। नाउ सी द रिजर्वायर ऑफ द एपिडेमिक टाइफस एंड ट्रेंच फीवर। तो जो एपिडेमिक टाइफस है और ट्रेंच फीवर है तो उसका रिजर्वायर जो होता है ना वो मैन होता है। ओके, और क्यू फीवर का रिजर्वायर कैटल होता है, एंड जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ बार बार। एंड बाकी के सारे जो रिजर्वायर हैं वो आपको रोडेंट्स होते हैं, चाहे वो एंडेमिक टाइफस के हों, स्क्रब टाइफस को हों, या फिर इंडियन टिक टाइफस, RMSF है, या फिर रिकेट्सिया फॉक्स जो है, इसके भी आपको जो रिजर्वायर है वो सारे के रोडेंट है। ओके, तो आपको एग्जाम में ये टेबल याद करके जाना है, पॉजिटिव एजेंट एंड वेक्टर, इससे फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ सी द ब्रिल-जिंसर डिजीज़, ये एक रिकेट्सियल डिजीज़ है, ये रिकेट्सियल डिजीज़ की रिक्रूडेसेंस होती है। जो ब्रिल-जिंसर है ना ये रिकेट्सियल डिजीज़ की रिक्रूडेसेंस है, रिक्रूडेसेंस ऑफ स्पेशली एपिडेमिक टाइफस। तो एपिडेमिक टाइफस की रिक्रूडेसेंस जो है उसको हम बोलते हैं ब्रिल-जिंसर डिजीज़।
रिक्रूडेसेंस मीन्स क्या होता है? रिक्रूडेसेंस मीन्स होता है रीएक्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो एक रिकेट्सियल डिजीज का जो सप्रेस होने के बाद में फिर से जो रीएक्टिवेशन होता है उसको ही हम बोलते हैं रिक्रूडेसेंस। नाउ सी, रिकेट्सियल डिजीज की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपको टेट्रासाइक्लिन। नाउ सी द लिस्मेनियसिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्मेनियसिस, विसरल, क्यूटेनियस एंड म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियसिस। ओके, तो इसमें विसरल लिस्मेनियसिस इज ऑल्सो नोन एज कालाजार एंड इसी तरह से क्यूटेनियस इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटल सोर या फिर दिल्ली बॉयल बोलते हैं इसको, बगदाद बॉयल भी बोलते हैं। ऐसे म्यूकोक्यूटेनियस जो है ना, म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियसिस का कोई भी फिक्स नेम नहीं होता है एंड इसकी एक फोर्थ फॉर्म भी होती है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट इज PKDL, मीन्स होता है पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियसिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कालाजार। तो कालाजार इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया डोनोवानी एंड ओरिएंटल सोर जो होता है इट इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया ट्रॉपिका। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियसिस इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस। ओके, तो तीनों का वेक्टर एक ही है, आपको तीनों का वेक्टर जो है वो सैंड फ्लाई है। ओके, सो सैंड फ्लाई जो है जिसका बायोलॉजिकल नेम आपको पूछा जाता है, कहीं के बायोलॉजिकल नेम से भी एमसीक्यू में ऑप्शंस रहते हैं, तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ सैंड फ्लाई इज फ्लियोबोटेमस। ओके, सो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना इसका लिस्मेनियसिस का, ये वेरिएबल होता है 10 days to 2 years होता है एंड इसकी एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड हम मानते हैं 1 to 4 month की। सी, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ कालाजार इन द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन, जो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है वो बेस्ड होता है RK39 एंटीजेन पे, जो RK39 को बोलते हैं रिवर्स काइनेजीन एंटीजेन एंड इसके अलावा एलाइजा का भी यूज़ करते हैं। इम्यूनिटी स्टेटस टेस्ट का नाम जो है ये है आपको मॉन्टेग्रो टेस्ट एंड इसको लिस्मेनिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी नेम इसमें इसी नेम की जो लिस्मेनिन एंटीजन यूज़ होता है इसलिए इसको लिस्मेनिन के नाम से भी जानते हैं, लिस्मेनिन टेस्ट के नाम से। ओके, तो इसकी जो रीडिंग होती है इम्यूनिटी स्टेटस टेस्ट जो है इसकी रीडिंग जब लेते हैं वो लेते हैं 48 to 72 आवर्स के बाद। और इंडिया में इस टाइम कालाजार की जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज LAMB लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। सो लिस्मेनियसिस के सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए RK39 एंटीजन के अलावा DAT भी यूज़ किया जाता है, DAT दैट इज़ डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड IFAT भी यूज़ किया जाता है दैट इज़ इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट एंड एलाइजा टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी। तो मैंने पहले ही बताया कि एलाइजा यूज़ होता है। सी, एलाइजा टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट के अलावा एपिडेमियोलॉजिकल फील्ड सर्वे के लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ सी द एक्सेलरेटेड प्लान फॉर कालाजार एलिमिनेशन इन इंडिया, तो इसका जो गोल है दैट इज कालाजार बी नॉट ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसका जो गोल है वो है कि कालाजार कभी भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो इंडिया में एंड इसका टारगेट मेजर करना है इंसिडेंस के अकॉर्डिंग एंड इसकी टारगेटेड वैल्यू है लेस देन 1 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन। ओके, तो पर 10,000 पॉपुलेशन में लेस देन 1 केसेस मिलने चाहिए एंड ये अचीव करना है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, सो नाउ सी, इसको मैंने मेंशन नहीं किया, आप अपने नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट सरफेस इन्फेक्शन दैट इज ट्रैकोमा, जिसे कॉमन लैंग्वेज में रफ आई भी कहते हैं एंड इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ओके, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 12 days एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द फोमाइट्स। ओके, तो इवन ये फ्लाइज के थ्रू इवन सेक्सुअल रूट्स हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड कि सेक्सुअल रूट से भी ये ट्रांसमिट होता है बट मोस्ट कॉमनली ये जो फोमाइट्स होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। फील्ड डायग्नोसिस में 4 क्लिनिकल फीचर्स आपको देखनी पड़ती है इसमें और ये 4 क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ये होते हैं फॉलिकल्स ऑन अपर टार्सल कंजंक्टिवा, सेकेंड इज द लिम्बल फॉलिकल्स। ओके, एंड थर्ड होता है पैनस फॉर्मेशन देखते हैं इसमें एंड फोर्थ इज द कंजंक्टिवल स्कैरिंग देखते हैं।
ओके। तो ये सारे जो है इनको हम देखते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। और इनमें से इन जो 4 जो मैं बताई, इनमें से अगर कोई भी 2 प्रेजेंट है तो डायग्नोसिस जो फील्ड है वो कंफर्म माना जाएगा। नाउ सी WHO की क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ WHO ऑफ द ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है WHO के द्वारा, दैट इज TIF एंड TII। तो TIF इज द ट्रैकोमा इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर। तो इसमें इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, इफ़ देयर आर मिनिमम 5 और मोर लार्ज फॉलिकल, अगर 5 या 5 से ज़्यादा बड़े फॉलिकल्स हैं ऑन द अपर टार्सल कंजंक्टिवा, अपर टार्सल कंजंक्टिवा में, तो ये होती है सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन। ओके सॉरी, ये इसको हम डायग्नोज करते हैं TIF ट्रैकोमा इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर स्टेज में इसको डायग्नोज करते हैं। एंड जो सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन होती है ना, इसमें होता है TII। तो ये TII जो होता है ना, ये कब डायग्नोज करते हैं, जब मोर देन 50% ऑफ डीप टार्सल वेसल्स आर कवर्ड ऑन UTC अपर टार्सल कंजंक्टिवा। तो मोर देन 50% ऑफ द डीप टार्सल वेसल्स जो है ना वो अगर कवर्ड हो जाते हैं अपर टार्सल कंजंक्टिवा पे, तो इसको हम डायग्नोज करते हैं ट्रैकोमा इन्फ्लामेशन इंटेंसिटी में। तो इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा ऑन 8 दिसंबर 2017। तो 8 दिसंबर 2017 को इंडिया को WHO ने ट्रैकोमा फ्री स्टेटस दे दिया है। सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रैकोमा इज एजिथ्रोमाइसिन, सिंगल ओरल डोज इज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। ओके 20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। एंड सी ट्रैकोमा के मास ट्रीटमेंट की जो क्राइटेरियन होती है वो होती है प्रिवेंशन ऑफ moderate and severe trachoma in less than 10 year of age is more than 10%, मीन्स अप्रॉक्स 10% से ज़्यादा ये कवरेज होना चाहिए। एंड जो लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें। ओके नाउ सी द टेटनस। तो टेटनस जो डिजीज़ है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज द सॉइल। See, incubation period of tetanus is 6 to 10 days. So this disease is also known as 8th day disease. Okay, इस disease का जो period of communicability होता है that is none. तो period of communicability हम इसका क्यों बोलते हैं none, जबकि ये communicable disease है। तो इसका period of communicability इसलिए none है क्योंकि ये human to human communicable नहीं होता है, ये soil to man communicable है। इसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी इज अब्सेंट इन द टेटनस। जो हर्ड इम्यूनिटी होता है वो टेटनस में अब्सेंट होता है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करता है। वैक्सीन फॉर द टेटनस इज टेटनस टॉक्सॉइड। जो टेटनस का वैक्सीन है वो टेटनस टॉक्सॉइड है। एंड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है इसके अलावा टेटनस टॉक्सॉइड को हम यूज़ करते हैं जब किसी तरह की किसी को इंजरी होती है। टेटनस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम में हम टेटनस टॉक्सॉइड को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम वुंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो कैटेगरी 1 में आते हैं लेस देन 6 आवर, अगर लेस देन 6 आवर हुआ हो एंड क्लीन नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड हो, क्लीन वुंड है नॉन पेनिट्रेटिंग है। एंड जो सेकेंड है उसमें हम रखते हैं अदर वुंड को जिसमें मोर देन 6 आवर हो या फिर क्लीन नहीं हो इसको। तो इसमें पेशेंट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पेशेंट को जो 4 कैटेगरी है उनको देख लेते हैं। तो ये होता है प्रीवियस इम्यूनाइजेशन पर बेस्ड। ओके तो पहले से किसी को इम्यूनाइज कितने दिन पहले किया गया उस पर बेस्ड होता है। तो कैटेगरी ए जो होता है इसमें वो पर्सन आते हैं जिन्हें कंप्लीट कोर्स मिला होता है टेटनस का। एंड टेटनस टॉक्सॉइड का कंप्लीट कोर्स जो है ये लेस देन 5 ईयर्स पहले, मीन्स विद इन 5 ईयर ऑफ जो भी एज है अभी पेशेंट का भी अगर इन्फेक्टेड हुआ तो विद इन 5 ईयर में अगर उसको कंप्लीट डोज मिला हुआ है पहले से टेटनस का तो उसको कैटेगरी ए में रखते हैं। कैटेगरी बी होती है जहाँ कंप्लीट कोर्स मिला होता है प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में। एंड कैटेगरी सी होती है जहाँ कंप्लीट कोर्स मिले होते हैं मोर देन 10 ईयर्स बिफोर। ओके मीन्स कंप्लीट कोर्स मिले हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए टेटनस टॉक्सॉइड के। एंड कैटेगरी डी जो होती है ये होती है या तो जिसे कंप्लीट कोर्स नहीं मिला या फिर उस पर्सन का इम्यूनिटी स्टेटस अननोन है। ओके तो उसको कैटेगरी डी में रखते हैं। नाउ सी द मैनेजमेंट ऑफ ऑल 4 कैटेगरी। तो कैटेगरी ए में चाहे इंजरी क्लीन हो एंड 6 आवर विद इन 6 आवर हो या फिर अदर वुंड हो
क्लीन नहीं भी हो या फिर 6 आवर से ज़्यादा भी हो गए हैं, तो दोनों में से कोई भी केस हो तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि इसको टेटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है, वो लेस देन 5 ईयर, मतलब विद इन 5 ईयर इसको ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। सो बट इफ़ अगर कैटेगरी बी है, अगर कोई मीन्स किसी को इम्यूनाइजेशन जो टेटनस टॉक्साइड है वो 5 to 10 ईयर के बीच में मिला है, तो उसमें आपको दोनों टाइप के पेशेंट में, क्लीन वुंड वाले पेशेंट में भी और टेटनस टॉक्साइड का जो ये अदर वुंड है वाले हैं इनको भी, तो इन दोनों में आपको टेटनस टॉक्साइड के 1 डोज देने पड़ेंगे, ओके। इफ़ पेशेंट कैटेगरी सी से है, मीन्स अगर उसको जो टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन जो है वो मिले हुए अगर उसको 10 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, देन पेशेंट अगर कैटेगरी क्लीन वुंड में है, अगर फर्स्ट वाले में है, देन उसको हम 1 डोज टेटनस टॉक्साइड का देते हैं। बट जो बाकी वुंड है, अदर वुंड है, उसमें 1 डोज टेटनस टॉक्साइड का देते हैं और उसके साथ साथ टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ेगा, ओके। और कैटेगरी डी में अगर देखते हैं, जिसमें इम्यूनिटी स्टेटस पेशेंट का अननोन है, तो उसमें आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ टेटनस टॉक्साइड देना पड़ेगा। क्लीन लेस देन 6 आवर का वुंड हो वो, या फिर अदर वुंड हो उसमें भी, तो दोनों में आपको कंप्लीट कोर्स देना पड़ेगा। बट जो क्लीन वुंड है उसमें आपको सिर्फ टेटनस टॉक्साइड का कंप्लीट कोर्स देना पड़ेगा। बट जो अदर वुंड है, जो लाइक लेसरेटेड वुंड है एंड मोर देन 6 आवर्स हो गए वुंड हुए, तो उसमें आपको कंप्लीट कोर्स के साथ साथ टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ेगा, ओके। सी रिसेंटली अभी यॉज के साथ साथ इंडिया को नियोनेटल टेटनस के लिए भी एलिमिनेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके। सो नियोनेटल टेटनस एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है, इसमें होता है रेट जो होता है ना टेटनस का, वो लेस देन 1 केसेस पर 1000 लाइव बर्थ है। एंड कवरेज इसमें टेटनस टॉक्साइड की मोर देन 90% है एंड अटेंडेड डिलीवरी जो है वो मोर देन 75% है, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about leprosy, HIV and STD, okay. So that's all. If you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you, okay. Thank you.